हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारे एक और स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि क्या वैदिक स्क्रिप्चर्स जेंडर के बेसिस पे महिलाओं के साथ भेदभाव करता था क्या? वेद शास्त्र हमें सिखाता है कि हम महिलाओं के साथ गलत सलूक करें? तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और काम अच्छा लगता है हमारा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक आर्टिकल के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं जो कि लिखा गया था इस्लामिक रिलीजन वेबसाइट द्वारा। उनका ये कहना है कि भैया हमारे भारत देश में ना जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, ध्यान से सुनना, वो पता क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे वेद शास्त्र ऐसा बोलते हैं। इस आर्टिकल पे पहले हम रिएक्ट करें उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अक्सर हमने देखा है कि बाहर से लोग आते हैं, बोलते हैं कि भैया हिंदुस्तान में, भारत में औरतों के साथ बहुत गलत होता है। पर मेरा सवाल उनसे यही है कि हिंदुस्तान में दोस्त पूरी दुनिया में औरतों के साथ गलत होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आज की सोसाइटी में हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ कहीं बेटी पैदा हो रही है तो पेरेंट्स के मन में एकदम से तनाव और एक बेचैनी आ जाती है, भार सा आ जाता है उनको कि आगे जाके इसकी शादी करवानी पड़ेगी, इसको दहेज देना पड़ेगा। और फैक्ट ये है कि ऐसी दहेज प्रथा या इस तरीके की आइडियोलॉजी वेद शास्त्रों में नहीं है। ऐसी वेद शास्त्र इनको इवन सपोर्ट भी नहीं करते। पर एक सवाल आता है कि फिर ये कैसे, क्योंकि बोलने वाले तो हिंदू हैं ना, लेने वाले भी हिंदू हैं दहेज, तो कैसे है? सिंपल सी बात है। आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, अपने ऑडियंस से भी ये पूछता हूँ कि क्या हिंदू वेद शास्त्र पढ़ते हैं? नहीं। क्या किसी स्कूल में या कॉलेज में हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जा रहा है? नहीं। तो जाहिर सी बात है, ना वो खुद पढ़ रहा, ना ही कहीं पढ़ाया जा रहा, तो भाई वेद शास्त्र को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? अपने हिसाब से लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, फिर उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, उसे मिस अप्लाई कर रहे हैं और ब्लेम करते हैं वेद शास्त्रों पे। तो रही बात वेद शास्त्र पढ़ने की, तो कई लोग तो पढ़ ही नहीं रहे, और जो सिंसियरली समझना चाह रहे हैं तो फिर वो भाई कहाँ से जाके समझेंगे? वो साधु के पास जाके समझेगा, क्योंकि वो जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस। बट हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी में साधुओं की इमेज पे बैंड बजाने पे तुले हुए लोग, ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं, कितने चैनल्स हैं, कितनी मूवीज हैं जो साधुओं का मजाक उड़ाने में लगी हुई है। उनको जाहिल, गवार, मतलब देहाती, रेपिस्ट, सब मतलब क्या क्या बुरे शब्द बोल लो आप, सब कुछ साधु ही हैं। ऐसा लग रहा है कोई जेन्युइन साधु बचा ही नहीं है क्या? तो फिर भाई कहाँ जाएगा व्यक्ति पढ़ने, आप बताओ? फिर वो जाएगा जाकिर नायक के पास। अब देखो ना, आधे से ज्यादा इंडियंस को ऋग्वेद, यजुर्वेद में क्या लिखा है वो तो जाकिर नायक से पता चला है। The Hindu scripture says, if you read the Upanishad, it is mentioned in Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. तो अपने कल्चर के बारे में वो सीखेगा मैक्स मुलर से, सही बात, विंडी डॉगनेर जैसे लोगों से। भाई ये क्या करते हैं? अब इन्हें पता है, ये आते हैं हमारे देश में और हमें बताते हैं कि आपका जो कल्चर है ना वो खराब है, जो मैं बताता हूँ आप उसको फॉलो करिए। और जाहिर सी बात है हमारे गुरु बन गए हैं वो लोग, तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो भैया अगर कोई व्यक्ति वैदिक टीचिंग्स को गलत तरीके से समझ के गलत एप्लीकेशंस कर रहा है तो गलती किसकी? तो गलत वो व्यक्ति है ना। हाँ, वैदिक टीचिंग्स कहाँ गलत हो गई भाई? लोग तो सिस्टम करप्ट कर ही देते हैं ना, किसी भी सिस्टम में जाए तो वो सिस्टम सुधारना चाहिए ना हमें। यार अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो उसको क्लियर करना चाहिए ना, बजाय मुंह फाड़ के बोल दो अरे ये वेद शास्त्र ही गलत है, सब कुछ यही कर रहे हैं। तो भाई ये तो वैसी बात हो गई कि आपकी आंख में मोतियाबिंद हो गया और आप डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि जनाब आपकी तो पूरी आंख ही निकालनी पड़ेगी। अरे भाई मोतियाबिंद हुआ है, उसको निकालो ना, मेरी आंख का तो पर्पस है ना, मैं देखूंगा कैसे? ठीक उसी प्रकार से वैदिक शास्त्र का भी पर्पस है हमारी लाइफ में, वो समझो। यस। और अगर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करते हैं ना बैठ के डिस्कस करके। यस भैया वेद शास्त्र को फेंकने की आवश्यकता है। तो ये हम भारतीयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले हम अपने शास्त्रों को समझें, फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करें, सॉल्व करें, ना कि किसी बाहर वाले व्यक्ति को बुलाएं कि आओ हमारे देश की प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो अपने हिजन एजेंडा के साथ आएगा और फिर अपनी आइडियोलॉजीज आप पे थोपेगा और आपको गलत बताएगा, आपके शास्त्रों को हटाएगा, जो कि ऐसा हो रहा है। ये कमी है तुम्हारे शास्त्र, इसलिए मेरे को लगता है प्राइम मिनिस्टर सही बोलते हैं एक चीज। तो क्या हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर बनिए, अपने शास्त्रों को पढ़ना सीखिए। तो चलिए आपको एक वेबसाइट है ये islamicreligion.com, उसका एक आर्टिकल पढ़ाते हैं जो इन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखे हैं, तो उसमें से एक आर्टिकल वुमेन से रिलेटेड है, उसमें से आपको कुछ लाइंस में पढ़ाना चाहूँगा। Quote, however, it is important to note that
more than 80% of Indians are Hindus, and the majority of negative behavior towards women can be attributed to Hindu practices. मतलब अनकोट, मतलब कुछ भी। ये असाधारण शब्दों में समझे तो कह रहे हैं कि आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपराएं हैं, इसी की वजह से औरतों के साथ शोषण होता है भारत में। इतना बड़ा लांछन लगा दिया भाई साहब की जान। तो आइए आपको बुक से कुछ ना हम चीज़ें दिखाते हैं कि भैया वैदिक टाइम में वुमेन्स के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार होता था। ये बुक का नाम है पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। ये इसके ऑथर रहे हैं डॉक्टर अनंत सदाशिव ऑल्टकर, जो 1938 में इन्होंने ये बुक छापी थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं और HOD हैं हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। चलो देखते हैं वेद शास्त्रों में और क्या क्या लिखा है हिंदू औरतों के बारे में। तो भैया अथर्ववेद इसमें लिखा गया है कि अथर्ववेद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अगर आपको अपनी बेटी की शादी भी करवानी है ना साहब, तो आपको बेटी को प्रॉपर स्कूल की ट्रेनिंग एजुकेशन देना अनिवार्य है। मतलब समझे, उसका शिक्षा पे मूल्य अधिकार उतना ही है जितना एक लड़के का है। शादी से पहले दोनों लड़का और लड़की दोनों का स्कूल एजुकेशन होना अनिवार्य है, तभी एक प्रॉपर मैच बैठता है, सूटेबल मैच। तो हम देख सकते हैं भाई इसमें कि लोगों को गलत फहमी है कि भाई वैदिक एजुकेशन में लड़कियों को घर के अंदर या चूल्हा चौकी चलाना ही बोला जाता था, है ना। ये ऐसा नहीं है, उनको प्रॉपर स्कूल एजुकेशन ट्रेनिंग दिया जाता था, और ना केवल उनको स्क्रिप्चर्स पढ़ने को दिया जाता था और बाकी अन्य एजुकेशन, बल्कि उन्होंने स्क्रिप्चर्स भी लिखे हैं। यस, बहुत प्रसिद्ध हमारा वेद है ऋग्वेद, आप सबने सुना होगा। उसके कई हिम्स को लिखने वाली ही वुमेन्स थी। आपको उनके नाम बताता हूँ, जैसे कि लोपमुद्रा, विश्वरा, सिकाता, निवावरी और गोशा। ये इतनी ग्रेट पर्सनालिटी थी कि इन लोगों ने खुद ऋग्वेदा में कई हिम्स को लिखा है। तो ये पढ़ते भी थे और वेद भी लिख देते थे। वो इतनी क्वालिफाइड थे कि इनके हिम्स को यूज किया गया है ऋग्वेदा में, और अपनी कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट करते थे। आप वो स्टोरी बताते ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज है, जो मेरे को जानने के बाद इतना खुशी हुआ है कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है ब्रह्म आरण्यक उपनिषद से। ये जो राज्य है, जिस राज्य की स्टोरी है उसका नाम है विदय, और उसके राजा है किंग जनक। तो वहाँ पे एक फेमस स्कॉलर आए थे जिनका नाम था योग्यवाल्क्य। तो उनके लिए एक फिलोसफिकल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स। और वहाँ पे किंग जनक पता है किसको सबसे सुप्रीम और सबसे इंटेलिजेंट और फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हैं? किसको? वो कोई पुरुष नहीं है, वो एक महिला थी, और महिला का नाम था गार्गी माता जी। गार्गी माता जी। और केवल उन्होंने डिबेट करा नहीं, उन्होंने पहले ही 2 क्वेश्चन के अंदर उसको डिबेट में हरा भी दिया। इतना केपेबल थी गार्गी माता। अब सोच रहे यहाँ पे हमारे भारत के लोग बिजी हैं वंडर वुमन की स्क्रिप्ट पढ़ने में, यहाँ पे वो लोग ब्लैक विडो का वेट कर रहे हैं, कह रहे ब्लैक विडो कब फाइनली रिलीज होगी, पिछले साल से लटक रही है। और जो ऐसे हमारे ग्रेट हीरोज हैं, वुमेन्स हैं हमारी, उनके बारे में कोई पढ़ नहीं रहा। हमारी वैदिक वुमेन्स के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाह रहा। इसलिए तो शिक्षार्थीगण को प्रयास है कि आपको सही नॉलेज पहुंचाई जाए हमारे स्क्रिप्चर से रिलेटेड। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें एक और चीज़ दर्शाई जाती है, क्या? अगर कोई व्यक्ति इतना फिलोसफिकल डिबेट कर रहा है और 2 क्वेश्चन में हरा दिया यार, तो कितना नॉलेज होगा, कितना पढ़ाई किया होगा उसने, isn't it? कई वर्षों तक किया होगा। तो इसके ऊपर कुछ बताना चाहते हैं? आपको बता दूं कि इवन हमारे वैदिक कल्चर में ऐसी वुमेन जो अपनी स्टडी को आगे तक लेके जाना चाहती है, बहुत पढ़ना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय स्टडीज़ में, फिलोसफीज में देना चाहती हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोला जाता कि नहीं घर बैठो चूल्हा चौका संभालो, बहुत पढ़ लिया। उनको अलाउ किया जाता था कि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, परस्यू करते रहे। और ऐसी वुमेन्स को ब्रह्मवेदिनी कहा जाता था, और उनको ऐसे ब्रह्मवेदिनी रिस्पेक्टफुल टर्म से एक्नॉलेज किया जाता था, क्योंकि ऐसी वुमेन्स जो थी जनरली बहुत ज़्यादा एक्सेल करती थी अपने सब्जेक्ट्स में, मतलब बहुत नॉलेजेबल वुमेन्स थी। यस, और जाहिर सी बात है, इतना नॉलेज है तो जरूर कहीं ना कहीं तो यूज़ किया होगा। बहुत जाहिर सी बात। तो आपने बताएंगे कि कैसे कैसे किस तरीके से यूज़ करते थे? इसके उदाहरण के लिए मेरे पास एक लेडी का नाम है, एक महिला का नाम है, उनका नाम है शकृत्स्ना। शकृत्स्ना ने अपना एक वर्क कंपोज किया था, उन्होंने एक कोर्स कंपोज किया था मीमांसा फिलॉसफी के ऊपर। ठीक है, तो उस फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बढ़िया वो वर्क था कि उस जो वर्क था, जो मीमांसा फिलॉसफी जो उन्होंने प्रेजेंट किया, वही उनके नाम पे पड़ गया। वाह। उसका नाम पड़ा शकृत्स्नी। शकृत्स्ना नाम था तो शकृत्स्नी नाम पड़ा। और उसके बाद भैया जितनी भी स्कॉलरली लेडीज आती थी ना, उसको उसमें स्पेशलाइज करने के लिए वो इतनी सारी आती थी कि उनके लिए एक स्पेशल अलग से नाम देना पड़ा भैया, कि जो इसमें स्पेशलाइज करे उनको हम अब से बुलाएंगे शकृत्स्नाज। तो देख सकते हैं कि इवन किसी वुमेन के वर्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा,
बल्कि उसको अच्छे से अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसके नाम से ही कोर्स बना दिया जा रहा है। और ये तो एक तरीका है रिस्पेक्ट देने का। इवन कई वेद शास्त्रों में कई मंत्र होते हैं, यज्ञ जैसे हम करते हैं तो यज्ञों में कई मंत्र बोले जाते हैं और कई मंत्रों में वुमेन्स का नाम आता है, स्पेशल थैंक्स किया जाता है उनके काम को सोसाइटी के प्रति जो उन्होंने किया है, रोज किया जाता है। और ये लोग बोलते हैं कि वेद शास्त्रों में या हिंदू जो कल्चर है वो औरतों को छोटा नीचा समझता है। तो भैया इन सब पॉइंट से एक चीज़ तो क्लियर होती है हमें कि वैदिक टाइम्स में ना वुमेन को ना केवल सपोर्ट किया जाता था बल्कि प्रमोट भी किया जाता था कि वो आगे एजुकेशन परस्यू करें, और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाते थे ताकि वो एक्सेल कर सके, रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। पर दिक्कत क्या है, अब कोई वेद शास्त्र पढ़ नहीं रहा और कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ गलत लोगों से सुन रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और फिर मिस अप्लाई किया जा रहा है और ये खिचड़ी पचड़ी है। तो भैया अब तो हमें जागने का समय आ गया है ना? तो अब कब जाके ये स्कूल्स में चालू होगा सिस्टमैटिक एजुकेशन, भगवान जाने। बट हमने तो चैनल खोल दिया है और हमारा उद्देश्य यही है शिक्षार्थकम का, कि हम आपको वैदिक नॉलेज और कल्चर को लॉजिक, एविडेंस और फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत करें। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और खासकर उनको शेयर कीजिए जिसको ये गलत फहमी है कि वैदिक कल्चर प्रमोट करता है औरतों के साथ गलत करने को। तो अंत में यही बोलेंगे भैया जाते जाते कि आप हमें रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखिए। तो वीडियो में बने रहने के साथ हम लोगों को अक्सर सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।